नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की केवल 2 यूनिट रह गई हैं, जिसमें हमारी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर है ना। उसका जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो मैं पहले ही करा चुका हूं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगली चीज जो है वो है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना। देखो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे करंट क्या है। करंट क्या है? किसी भी चीज का फ्लो, किसी भी चीज का अगर फ्लो हो रहा है तो उसे हम करंट कहते हैं। सबसे पहले जो हमने करंट पढ़ा था वो रिवर वाली प्रॉब्लम में पढ़ा था कि रिवर का करंट इस तरफ है, कि रिवर का करंट इस तरफ है। करंट मतलब फ्लो है ना, यानी बहाव। किसी भी चीज का अगर बहाव है तो उसे हम करंट कह रहे हैं, यहां पे क्लियर है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, वो उतना सब आप जानते हैं कि एटम होते हैं, एटम के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसे छोड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर वो जो है बेतरतीब भागने लगते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो हो रहा है ना, उसे हम कह रहे हैं करंट। अब बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर सी बात है, काफी अच्छी संख्या में होंगे। तो क्या इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल हो रहा है, वो भाग रहे होंगे ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग रहे होंगे। करंट तो होगा लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल जीरो के, बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के करीब। इसलिए कहा जाता है कि करंट जो होता है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, बशर्ते उसमें कोई केविटी ना हो, यानी पूरा ठोस हो, जहां मैटर है वहां पे जो करंट है कंडक्टर के अंदर वो जीरो है। क्यों है? क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच में कहें तो एवरेज वेलोसिटी, पूरी बात कहें तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो जो बी एवरेज है ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाती है। जीरो क्यों हो जाती है? कि मानो पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, घूम फिर के अगर वो वहीं आ गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से क्या हो जाता है? उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आ जाती है। ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन की कहानी है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो की वजह से वहां पे कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा है ना। फ्लो कहां हुआ भाई? यहीं से घूम फिर के यहीं आ गए, तो फ्लो हुआ कहां, है ना। नेट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर नेट फ्लो हो रहा होता तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती। खैर, समझ गए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये बात हम समझ चुके हैं। अब बात है कि फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे। अब हमें इसके अंदर करंट फ्लो कराना है, चार्ज फ्लो कराना है, तो कैसे होगा? उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? आपके पास एक कंडक्टर है, ये है, आपके पास एक बैटरी भी है, ये बिल्कुल है, इसे कनेक्ट कर दो। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा? यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो इसका, जो ये बैटरी क्या करती है? फोर्स ही तो प्रोड्यूस कर देती है ना, पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देती है। पोटेंशियल क्या है? एक फोर्स ही तो है। पोटेंशियल को आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई लाइन लग रही है, ठीक है, भंडारे की लाइन लग रही है और आप सबसे पीछे हैं। आप तो भाई आप हैं, आपको तो जल्दी चाहिए हर चीज, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे भंडारा हो, चाहे मिठाई हो। आप क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। तो अगर एक लाइन सीधी खड़ी है ना, तो अगर आपने तेजी से धक्का मार दिया है तो ये धक्का आगे तक पहुंच जाएगा, है ना। आपने आगे वाले में मारा, आगे वाला, तो आपने जो काम किया है ना वो बैटरी का काम किया है। बैटरी क्या करती है? पुश करती है, धक्का मारने का काम करती है। इसी को तो पोटेंशियल कह रहे हैं, इसी को तो पोटेंशियल कह रहे हैं। धक्का मारने के काम को ही तो पोटेंशियल कह रहे हैं। पोटेंशियल का सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थ होता है। अब क्या हुआ? हमने यहां लगा दिया, है ना, ई मान लो या वी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर अब एक चीज हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील करने लगेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उल्टी दिशा में भागने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में प्रोटॉन भागते हैं। ऐसा ही तो हमने पढ़ा है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उल्टी दिशा में भागने लगेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, उल्टी दिशा में भागेंगे, इसका मतलब इन पे कोई फोर्स लग रहा है। क्योंकि इनके पास मास है तो इनमें एक एक्सेलरेशन भी होगा। क्या फोर्स होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, उसे जान लेते हैं। मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, चलिए इधर कर देता हूं। देखो इस पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE होता है। किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, QE। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ EE लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। F इक्वल टू EE। इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो n ही ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F अपॉन m होता है ना, F इक्वल टू m है, A इक्वल टू F अपॉन m हो जाएगा। इसमें m कर दो, EE अपॉन m। अब आप कहेंगे कि आपने ये A क्यों निकाला है। एक्चुअली मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो कैसे निकलेगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे निकलेगी। v, अरे फाइनल वेलोसिटी इससे तो निकलती है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा अब इधर देखिए, इधर से हम यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है। v कितना है ये हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्चुअली हम फाइनल नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है स्टार्टिंग की वो क्या है, 0 है, तो 0 कर दो। a कितना है, अभी अभी हमने निकाला है, EE अपॉन m, वो 0 प्लस EE अपॉन m, और t की जगह हम यहाँ पे टाउ कहते हैं, जिसे कहते हैं श्रांति काल, ठीक है। t हो गया, ठीक है। बस तो निकल आया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आई। क्या निकल के आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, EE अपॉन m इंटू टाउ। एक फॉर्मूला था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हो गया। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला हो गया वो होता है I इक्वल टू NEAVD। आप ये दो फॉर्मूले याद रखिए, यकीन मानिए आपका ड्रिफ्टिंग का, इलेक्ट्रॉन का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे केवल इस दो फॉर्मूले से, ठीक है। इससे वैसे काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा यहीं से आपका निकल के आता है ओम्स लॉ। कैसे आता है मैं भी आपको इसे मिटा के बताता हूं, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे उतार सकते हैं। ओके तो हम कहां पे थे, थोड़ा सा बोर्ड हमारा थोड़ा सा बेकार है, मिटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम कहां पे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो दो हमने फॉर्मूले निकाल लिए थे, क्या था, EE अपॉन m इंटू टाउ और I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से VD निकालो, I अपॉन NEA। अब देखो ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को इक्वल कर दो, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ताकि मैं इसलिए करा रहा हूं आपको, ताकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन आपको क्या है कभी कभी फॉर्मूला जब भूल जाते हैं, खासतौर पर इन फॉर्मूलों को तो भूल ही जाते हैं, केवल I इक्वल टू NEAVD याद रह जाता है, तो आप वहां पे निकाल सकें, है ना। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो फटाफट से आप ड्राइव कर लें, ठीक है। इसका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपसे। तो VD इक्वल टू VD कर देंगे, क्या आ जाएगा, NEA, क्लियर है। अब देखो यहां पे E छोड़ दो, बाकी सब वहीं ले जाओ, तो I इंटू M अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, और I बराबर क्या होता है, V अपॉन L। L क्या, L क्यों ले रहे हैं, वैसे तो R होता है, डिस्टेंस बिटवीन L है ना, ठीक है। L इसलिए आ गई है। अब इस L को भी मैं इधर ही ले जा रहा हूं, तो V इक्वल टू M L अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, और V इक्वल टू क्या होता है, IR। देखो I या RI लिख दे रहा हूं, V इक्वल टू RI लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो I ये R के बराबर हो गया, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है ओम्स लॉ, ये कौन सा ओम्स लॉ आ गया, हमने तो V इक्वल टू IR पढ़ा है। आपने जो V इक्वल टू IR पढ़ा है ना, वो होता है मैक्रोस्कोपिक, और ये है माइक्रो, यानी ये है अंदर की प्रॉपर्टी और ये है बाहर की प्रॉपर्टी। ओम्स का लॉ जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है मैक्रोस्कोपिक, यानी बाहर से, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है अंदर से, है ना। तो ये है,
तो कभी भी आपको ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक में आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो V इक्वल टू आई बार। क्लियर है? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई है? अच्छा, अब इससे एक चीज और मैं जो आपको बताने वाला था, मैं क्या बताने वाला था वो समझिए। तो R इक्वल टू क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, इस बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को यहां स्किप मत कर देना वीडियो को, कि कभी कभी जब हम सवाल कर रहे होते हैं कि कोई तार है उसे जो है खींच के बड़ा कर दिया है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि डबल कर देते हैं और कभी कभी नहीं करते। ये क्या मामला है सर? हमारी समझ में तो कभी आया नहीं है, अब समझ में आ जाएगा आपके क्यों और क्या करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, होता है कि नहीं? मुझे बताइए, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है साहब, लेकिन कब होता है? रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब ए उसका कांस्टेंट हो, यानी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आप आर अपॉन डेल्टा आर अपॉन आर निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, यानी परसेंटेज चेंज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज और है, क्या है? यदि ए कांस्टेंट नहीं है, ये है ए कांस्टेंट वाली कंडीशन और ये है ए डज नॉट कांस्टेंट। यदि ए कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा? अब क्या होगा? अब है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए ये है, ये कोई वायर है, ठीक है, मैं इसे आपके पास ले जा रहा हूं, ये वायर है। अब इस वायर को हमने क्या किया कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब जितना ये है उसी से हमें खींच के बड़ा करना है। एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन बड़े कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम इसमें और जोड़ते जा रहे हैं, इतनी ही मोटाई का और जोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन कांस्टेंट है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है। इसका ये मतलब, मेरी बात कैसे समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास दो कंडीशन है। पहली, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है हमारे पास अगर ये कोई वायर है ना तो ये उतना ही रहना चाहिए, इसे हम खींच के बड़ा कर रहे हैं। जब हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात है इसका एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन छोटा होता चले जाएगा, जितना लंबा खींच देंगे ये इतना ही पतला होता चले जाएगा, ये भी पतला हो जाएगा ना। तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप इसके वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं और बाहर से तार ला के इसमें जोड़ते जा रहे हैं। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्लियर है? और आर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% और 2 आ जाएगा बाहर। अब क्वेश्चन करके देखना, एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं। हम बार बार सोचते थे कि यार ये कभी डबल कर देता है, कभी सिंगल छोड़ देता है, चक्कर क्या है? चक्कर बक्कर कुछ नहीं है। अगर किसी तार को खींच के बड़ा किया जा रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि किसी तार को जोड़ के डबल किया जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ गई? अब आप क्वेश्चन करके देख लेना, 101% आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, क्योंकि अब हम आ गए रेजिस्टेंस पे। चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रेजिस्टेंस से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी की एक ही डेफिनेशन है, वो आप याद रख लीजिए। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्टिंग इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है मोबिलिटी, ड्रिफ्टिंग पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है जिसमें ये फॉर्मूला ये है और उसके बाद भी म्यू जो है वो ना तो डिपेंड करता है वीडी पे और म्यू जो है ना ही डिपेंड करता है ई पे। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला ये है और उसके बाद ना वो इस पे डिपेंड कर रहा ना इस पे डिपेंड कर रहा। ये केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएगा, लेकिन यहां से इसकी डिपेंडेंस ही नहीं बता सकते। तो फिर सर हमें कैसे पता चलेगी कि मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है?
हमें कैसे पता चलेगी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है कि प्रोटॉन की ज़्यादा होती है कि अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होती है? वो निकलेगी आपके जो मैंने पुराने फॉर्मूले बताए हैं ना, उससे। वीडी का फॉर्मूला बताया है और ई का बताया है, वो वाले फॉर्मूले तो आप वीडी का क्या फॉर्मूला था? ई ई टाउ अपॉन एम, और ई तो है ही, ई से ही कैंसिल, ई टाउ अपॉन एम। तो मोबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज पे, मोबिलिटी डिपेंड करती है 1 अपॉन एम पे। जिसका चार्ज ज्यादा उसका क्या ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, जिस पे चार्ज कम उसकी मोबिलिटी कम, और जिस पे मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, जिस पे मास कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। तो बताइए अब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कि प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो इक्वल ही होता है ना, बस इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, लेकिन इसका मास ज्यादा होता है, इसका कम, और जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्रोटॉन से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो यहां पे आप समझ गए मोबिलिटी का कंसेप्ट। और करंट डेंसिटी और समझ लो, जे। करंट डेंसिटी क्या होती है? जे क्या होती है करंट डेंसिटी? आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। ठीक है? करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो होके जा रही है। क्लियर है? तो ये होती है करंट डेंसिटी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला था जबरदस्त सा, वो भी आप देख ही लीजिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर इक्वल टू क्या हो गया? एल रो अपॉन ए। ठीक है? ये वाला एक फॉर्मूला है। अब देखो इसमें जैसे मेरे पास कोई, मान लीजिए यहां बना देता हूं मैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्यूब है। ठीक है? क्यूब बन गया, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और जो हाइट है उसे सी मान लेते हैं, और यहां से करंट फ्लो करा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एल, लंबाई कितनी है? बी, तो बी आ जाएगा ऊपर। रो तो खैर मटेरियल होता है। ए कैसे निकालेंगे? एक ए इंटू बी। ठीक है? लंबाई तो ये थी ना, किस लंबाई में जा रहा है? बी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है इसका? ए इंटू सी। ऐसे निकालेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे निकाला ये मैंने? बी तो इसकी लंबाई हो गई, तो एल की जगह मैंने वी रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस क्रॉस सेक्शन से होके वो जा रही है, इससे होके जा रही है ना, इसका एरिया निकालो ना, दिस एंड दिस। ठीक है ना? इस वाले फेस का मैंने निकाला है, तो इस वाले फेस की हाइट कितनी है? सी इंटू ए। क्लियर है? तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस। अब वही है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, इसे मैं कल बताऊंगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।